हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 17 जिलों के 158 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित, प्रभावित किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद। सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। सीएम हेमंत सोरेन ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य के 17 जिलों के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए कहा है कि प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी। बता दें कि बुधवार को प्राधिकार की बैठक सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सीएम ने आपदा प्रबंधन विभागों को निर्देश दिया है कि इन सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने संबंधित प्रस्ताव तैयार करे, ताकि इसे आगामी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा जा सके। सीएम ने बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजें, ताकि उस राशि से सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सके। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि सुखाड़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुखाड़ से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत के तौर पर 3500 रुपये प्रति किसान अनुग्रहित राशि देने का निर्देश दिया। सीएम हेमंत ने कहा है कि वैसे किसान जिनकी फसल कम बारिश की वजह से 33% तक क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें इनपुट अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मारी टक्कर, 3 की मौत। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के NH23 पर चितरपुर के सोड़ गांव के पास बुधवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि अहल सुबह 4 बजे सोड़ के निकट तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में एक महिला समेत एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इलाज के लिए रिम्स रांची भेजी गई एक महिला की मौत हो गई, जबकि बोलेरो सवार कुल 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को रजरप्पा पुलिस ने तत्काल सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा, जहां से 4 गंभीर घायलों को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। बताया गया कि बोलेरो सवार सभी लोग रामगढ़ के चेटर से गिरिडीह के पारसनाथ जा रहे थे। सुबह कोहरा छाया हुआ था, इस कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से टक्कर हुई। टक्कर इतनी भयावह थी कि बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें सवार लोग बोलेरो में ही फंस गए। आसपास के लोगों ने पुलिस की मदद से बोलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। घटनास्थल पर टेकलाल महतो की बहू और 2 वर्ष के पोते की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्र महतो की पत्नी की रिम्स में मौत हो गई। दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अच्छे इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के बाद घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल लाया गया, जहां 2 लोगों को मृत्यु घोषित कर दिया गया। वहीं इस घटना की खबर चेटर गांव में पहुंचने के बाद लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग, झारखंड सरकार को भेजा गया पत्र। हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष संत कुमार घोष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम झारखंड सरकार को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। पत्र में लिखा गया है कि आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने का कार्यक्रम निर्धारित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। झारखंड में भी इसे लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। क्षेत्र के अधिकांश लोगों के लिए अयोध्या जाकर प्राण प्रतिष्ठा देख पाना संभव नहीं है। सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी भी टेलीविजन के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख सके, इसलिए सरकार 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करे। उन्होंने इस मांग पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को भी भेजा है। हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि श्री रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे झारखंड में भी दीप उत्सव मनाया जाएगा। हिंदू धर्म रक्षा मंच के सभी जिला स्तरीय संगठन के पदाधिकारी को इसे लेकर दिशा निर्देश भी दिया गया है। बिहार के बाद अब झारखंड में भी बदली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। दूसरे राज्यों के टेट सीटेट पास अभ्यर्थी भी बन सकेंगे टीचर। अब केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सीटेट तथा पड़ोसी राज्यों से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी झारखंड में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त हो सकेंगे। इन्हें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली झारखंड सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन का अवसर प्रदान किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिए जाने के बाद आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए जल्द लिंक जारी करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ आयोग ने इस परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है। अब यह परीक्षा 10
10 फरवरी से संभावित है। पहले यह परीक्षा 12 जनवरी से ही संभावित थी। आयोग के अनुसार परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम ऐसे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा दिवसों की आवश्यकता का आकलन करते हुए प्रकाशित किया जाएगा। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी इस परीक्षा में सम्मिलित करने का आदेश दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति होनी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 56 कैदी रिहा किए जाएंगे, सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 56 कैदी रिहा किए जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की। बता दें कि बैठक में 109 कैदियों की रिहाई पर चर्चा हुई। कैदियों के व्यवहार और सजा की समीक्षा के बाद 56 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी। समीक्षा के क्रम में अदालतों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और जिला जो प्रोबेशन पदाधिकारियों के विचार पर विमर्श किया गया। सीएम हेमंत ने अधिकारियों से कहा है कि जो कैदी जेल से रिहा किए जाते हैं उनकी लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पुनर्वास की दिशा में भी पहल की जाए ताकि वे मुख्य धारा में बने रहे। कहा है कि रिहा होने वाले बुजुर्ग कैदियों को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा है कि अक्सर देखा जाता है कि जेल से जो बुजुर्ग कैदी रिहा किए जाते हैं उन्हें उनका परिवार अपनाने के लिए आगे नहीं आता। ऐसे में इनको सरकार के यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए, जिससे उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़े। उन्होंने यह भी कहा है कि रिहा होने वाले कैदियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। इससे उन्हें जीविकोपार्जन की दिशा में सहूलियत होगी। झारखंड में 100% डिजिटल होगी बैंकिंग सेवा, मशीनों का इस्तेमाल बढ़ेगा। रिजर्व बैंक के आदेश के बाद झारखंड के सभी 24 जिलों के बैंकों को 100% डिजिटल करने की तैयारी शुरू हो गई है। बैंकों में इसको लेकर दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इससे पहले भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची और पूर्वी सिंहभूम के बैंकों को पूरी तरह से डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। दरअसल 2023 की शुरुआत में यह फैसला लिया गया था और साल के अंत होने से पहले लक्ष्य पूरा कर लिया गया। इसके बाद ही यह फैसला लिया गया है कि राज्य के सभी बैंकों को 100% डिजिटल बनाया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह समझना था कि झारखंड में बैंक नई तकनीक को समझने और उसे लागू करने के लिए कितने तैयार हैं। तब पहले केवल 2 जिलों को चयनित कर बैंकों को 100% डिजिटल बनाने का काम किया गया। अब रांची और पूर्वी सिंहभूम के बैंक 100% डिजिटल हो चुके हैं, जिसके बाद अब सभी जिलों में इस काम को शुरू किया जा रहा है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की योजना पर फिरा पानी, 5 किलो का आईडी बरामद। झारखंड में नक्सली लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश में लगे हैं। एक बार फिर सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईडी बम बरामद किया। कोल्हान सुरक्षित वन क्षेत्र में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के कई शीर्ष नेता छिपे हैं। सुरक्षा बल इन तक ना पहुंचे, इसलिए नक्सलियों ने जगह जगह आईडी बम छिपा रहे हैं ताकि अगर सुरक्षा बलों के जवान उधर आएं तो उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। इधर सर्च ऑपरेशन के दौरान ही बुधवार को मुफस्सिल थाना अंतर्गत हेसा बांध एवं जो हाथों गांव के बीच जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने 5 किलो का आईडी बम छिपा रखा था। इस आईडी को सुरक्षा बलों ने समय रहते बरामद कर लिया। बम निरोधक दस्ता के सहयोग से इस आईडी को उसी स्थान पर नष्ट कर दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि की है। एसपी ने कहा है कि जिला पुलिस व सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिवअवे चलाया जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होके कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाए कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर।
भ्रष्टाचारियों का कवच है, समन पर पेशी से पहले विभाग को सूचना के फैसले पर बोले अमर बावरी। दरअसल मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग में हेमंत सोरेन सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों के समन पर पदाधिकारियों के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसे लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इसे भ्रष्टाचारियों के लिए कवच तैयार करने की कोशिश बताया। बोकारो में मीडिया से मुखातिब अमर बावरी ने कहा है कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए यह सुरक्षा कवच दे रही है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार चाहे जितने प्रयास कर ले, मोदी सरकार में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। दरअसल मंगलवार को अधिकारियों के लिए जारी गाइडलाइन में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के समन पर पदाधिकारियों को पहले इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारी या संबंधित विभाग को देनी होगी। विभाग इसकी सूचना मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को देगा। इस पर विधिक सलाह के बाद ही एजेंसी पूछताछ कर सकती है। अमर बावरी ने सरकार के इस गाइडलाइन की आलोचना करते हुए कहा है कि वे ना भूले कि केंद्र में यूपीए नहीं बल्कि मोदी की सरकार है। अधिकारियों में भी कानून का डर होना चाहिए। सरकार का फैसला बताता है कि वो कितना डरी हुई है। गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार के इस कदम की आलोचना की है। छतरपुर विधायक पुष्पा देवी के काफिले पर हमला मामले में 4 नामजद सहित 13 लोग गिरफ्तार। छतरपुर की बीजेपी विधायक पुष्पा देवी और पूर्व सांसद मनोज कुमार के काफिले पर हमला मामले में पलामू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 9 जनवरी को छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 बाईपास के उदयगढ़ मोड़ के पास बीजेपी विधायक पुष्पा देवी और पूर्व सांसद मनोज कुमार के काफिले पर हमला किया गया था। हमले में पुष्पा देवी के 2 अंगरक्षकों और कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगी थी। मामले में विधायक ने छतरपुर थाना में केस दर्ज कराया था। पलामू पुलिस ने 4 नामजद सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नामजद अभियुक्त प्रदीप कुमार यादव, विजेंद्र यादव, लाल बाबू यादव और प्रदीप यादव सिंह को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा पुलिस ने मनीष प्रजापति, मंगलदीप कुमार, सनोज यादव, पवन कुमार यादव, रवि यादव, प्रमोद यादव, दीपक जायसवाल, राकेश सिंह और गुड्डू कुमार पटेल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग में आवागमन अवरुद्ध करने, सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने, पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 38 नामजद और 150 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी की थी। मानगो में डबल मर्डर के 2 आरोपी सहित 6 अपराधी डकैती की योजना बनाते धराए। जमशेदपुर के मुसाबनी में बेनासोल स्थित स्वर्णरेखा नदी के किनारे पंप हाउस के पास डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में से 2 लोग मानगो में डबल मर्डर केस में आरोपी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मुसाबनी निवासी भीम मुर्मू, आदित्यपुर का धीरेन महतो, कांट्रा का रहने वाला मुकेश कुमार और राज महतो शामिल हैं। पुलिस ने राजू तांतु उर्फ भुवन तांतु और शत्रुघ्न तांतु को गिरफ्तार किया है। दोनों पर दोहरे हत्याकांड का संगीन आरोप है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, 1 चापड़, 1 लोहे का कटर और 13,920 रुपए सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। धनबाद में झोला छाप डॉक्टर ने ले ली एक और जान। प्रसव के 1 घंटे बाद महिला की हो गई मौत। बिना लाइसेंस के चलने वाले क्लिनिक पर कार्रवाई के आदेश। धनबाद के झोला छाप डॉक्टर ने एक और जान ले ली। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। धनबाद में कई जगहों पर झोला छाप डॉक्टर एक्टिव हैं और अपनी प्राइवेट क्लिनिक बनाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस घटना के बाद अब जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। एडीएम ने सीएस को जांच का आदेश दिया है। घटना मंगलवार की अहल सुबह निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतुलिया मोड़ के पास की है। यहां सेवा क्लिनिक एंड नर्सिंग होम नामक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद निजी क्लिनिक के समीप आसपास की सैकड़ों ग्रामीण तथा परिजन इकट्ठा हो गए। निरसा प्रखंड के बड़ाही गढ़ा की महिला लुगुमनी मरांडी को प्रसव पीड़ा हुई और 22 वर्षीय लुगुमनी को नर्सिंग होम में भर्ती कराया जाता है। देर रात के लगभग 2 बजे ऑपरेशन के द्वारा बच्चे का जन्म हुआ। 1 घंटे बाद महिला की तबीयत बिगड़ी और महिला की मौत हो गई। परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो डॉक्टर की योग्यता पर सवाल खड़े किए। पता चला कि एक झोला छाप डॉक्टर बगैर डिग्री के इसका इलाज कर रहा था। ग्रामीण और परिजनों ने विरोध प्रदर्शन तेज किया और डॉक्टर पर कार्रवाई के साथ साथ मुआवजे की भी मांग की है। जर्मनी ने अभ्यास मैच में भारत को चटाया धूल। क्वालिफाइंग मुकाबले में खड़ी कर सकती है मुश्किलें। रांची के मोरहाबादी के मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 13 जनवरी से HIF हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के मैच होना है। रांची पहुंच चुकी सारी टीमें अपनी तैयारी में जुट चुकी है। खुद को बेहतर बनाने के लिए टीम जहां अभ्यास कर रही है, वहीं खुद को परखने के लिए टीमें आपस में अभ्यास मैच खेल रही है। मंगलवार को इसी कड़ी में 2 मैच खेले गए। पहला मैच जापान और USA के बीच 1 बजे से खेला गया।
पूरे समय तक दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ कोई गोल नहीं कर सकी। वहीं दूसरे अभ्यास मैच में जर्मनी ने भारत को 4-2 से हराया। जर्मनी की टीम ने बुधवार को मीडिया के साथ बातचीत की और अभ्यास मैच के दौरान कई जो कठिनाइयों और चुनौतियों के बारे में सभी को बताया। वहीं जर्मनी के कोच ने कहा है कि भारत आकर भारत के खिलाफ ही खेलना हमारे लिए बेहतरीन मौका है। जब भारतीय टीम जर्मनी आई थी तब हमने बेहतरीन मैच खेला था और डांस किया था। ऐसे में बेहतरीन मैच की उम्मीद इस टूर्नामेंट में भी करते हैं। नारकोटिक्स जांच के लिए झारखंड पुलिस की दूसरे लैब पर निर्भरता होगी कम। नारकोटिक्स जांच के लिए झारखंड पुलिस की दूसरे लैब पर निर्भरता कम होगी। ड्रग्स को पकड़ने के बाद पुलिस मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई कर सके, इसके लिए झारखंड में नारकोटिक्स लेबोरेटरी को अपग्रेड किया जाएगा। इसे लेकर झारखंड गृह विभाग की ओर से 37.68 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव के साथ नवंबर 2022 को नारकोटिक्स मामले को लेकर झारखंड पुलिस की बैठक हुई थी। इस बैठक में झारखंड पुलिस ने नारकोटिक्स लैब के लिए रुपए की वापसी का भी आग्रह किया था, जो उपयोग नहीं होने के चलते गत वित्त वर्ष में लौट गई थी। इस राशि से नारकोटिक्स जांच से संबंधित उपकरणों की खरीद होनी है, जिसे राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में ही स्थापित किया जाना है। नारकोटिक्स लैब बनने से यह होगा कि जब्त पदार्थों की फॉरेंसिक जांच के लिए झारखंड पुलिस को दूसरे लैब पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। झारखंड के पास वैज्ञानिक पर्याप्त हैं। उपकरणों की खरीद होने से लैब सुचारू हो जाएगा। पुलिस ने खुरा में 1.5 लाख के ब्राउन शुगर के साथ युवक को किया गिरफ्तार। गुमला के सदर थाना क्षेत्र के खोरा पतराटोली गांव से पुलिस ने 14 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ उत्तम साहू नामक युवक को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। बुधवार को एसपी हरविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि खोरा में एक युवक अवैध रूप से नशीले पदार्थ की बिक्री करता है। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा छापेमारी कर युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पर 14 ग्राम ब्राउन शुगर, मोबाइल व एक तौलने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बरामद की गई। एसपी ने यह भी बताया कि गिरफ्तार युवक हत्या के मामले में पूर्व में भी जेल जा चुका है। छापेमारी दल में एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल, थाना प्रभारी विनोद कुमार व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। ईडी ने पीएलएफआई उग्रवादी दिनेश गोप के करीबी निवेश कुमार की 5 दिन की मांगी रिमांड। झारखंड में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप के करीबी निवेश कुमार से ईडी और पूछताछ करना चाहती है। ईडी ने निवेश कुमार की 5 दिनों की रिमांड मांगी है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश दिनेश राय से निवेश कुमार की रिमांड मांगी है। बताया जाता है कि रांची के धुरवा का रहने वाला निवेश कुमार ही वह व्यक्ति है जिसने दिनेश गोप को विदेशी हथियार दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी कर ली थी। जांच में यह सामने आया है कि इसके लिए निवेश कुमार ने बाकायदा वीडियो कॉल करके दिनेश गोप को हथियारों का जखीरा दिखाया और कहा है कि ये अत्याधुनिक विदेशी हथियार है। निवेश फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, जेल में बंद हैं। दिनेश गोप भी जेल में बंद हैं। 6 साल बाद परीक्षा, 4261 आवेदन रिजेक्ट। सिविल सेवा परीक्षा को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। झारखंड संयुक्त आसानिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता बैकलॉग परीक्षा जहां 6 साल बाद आयोजित की जा रही है, वही इतनी अवधि बाद इस परीक्षा में भाग लेने के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन में 4261 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने बुधवार को इन आवेदनों की सूची कारण सहित जारी कर दी है। यह परीक्षा 21 जनवरी को रांची जिले के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग ने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक भी जारी कर दिया है। अभ्यर्थी पंजीयन संख्या एवं जन्मतिथि प्रविष्टि कर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सामान्य अध्ययन के पहले सत्र तथा दूसरी पाली 2 बजे से शाम 4 बजे तक में सामान्य अध्ययन के दूसरे पत्र की परीक्षा होगी। यह परीक्षा ओमार सीट पर होगी। दोनों पत्र 200 अंक का होगा, जिसमें प्रत्येक 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि आयोग ने इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों से 5 दिसंबर 2017 से 19 जनवरी 2018 तक आवेदन मंगाए थे, लेकिन अभी तक इसकी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है। रांची के तुपुदाना में जमीन विवाद में फायरिंग, 5 लोग दबोचे गए। तुपुदाना इलाके में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हुई है। हालांकि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कालू नामक एक व्यक्ति का कुछ दिनों से जमीन विवाद है। मामले को लेकर कई दिनों से तनातनी चल रही है। इसी बीच दूसरे पक्ष के द्वारा अचानक कालू के घर पर पहुंचकर फायरिंग की गई।
पुलिस को पता चला कि कालू और सन्नी सिंह नाम के एक व्यक्ति के बीच तुपुदाना स्थित एक बड़ी जमीन को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। सन्नी सिंह ने कालू को धमकी दी थी कि वह विवादित जमीन से हट जाएं, लेकिन कालू ने जमीन को अपना बताते हुए सन्नी को ही जमीन से बाहर रहने की हिदायत दी थी। इसी बात को लेकर सन्नी सिंह के द्वारा कालू के घर पर फायरिंग की गई। गोलीबारी की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद तुपुदाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस जिस वक्त पहुंची उस समय हमलावर वहीं थे। पुलिस को देखकर वह सभी भागने लगे, लेकिन पुलिस की टीम ने गोलीबारी करने वाले 5 लोग को खदेड़कर दबोच लिया। पुलिस ने मौके से खोखे भी बरामद किए हैं। झारखंड का जीएसडीपी 2030 तक 4 से 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य, हेमंत सोरेन की सरकार ने कस ली कमर। झारखंड में बजट पूर्व संगोष्ठी को लेकर लगातार दूसरे वर्ष का आयोजित प्री बजट संगोष्ठी का फोकस 2030 तक का बजट के आकार पर केंद्रित रहा। राज्य सरकार जीएसडीपी को अगले 6 सालों में 10 लाख करोड़ तक पहुंचाना चाहती है, जो फिलहाल 4 लाख करोड़ के करीब है। यही कारण है कि संगोष्ठी को विजन 2030 तक कहा जा रहा है। इस दौरान चर्चा का विषय रहा कि बजट आकार बढ़ाने के लिए सरकार को कैसे कैसे प्रयास करने होंगे। संगोष्ठी में कृषि और आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र के विशेषज्ञ जो है मौजूद रहे, तो संबंधित विभागों के सचिव ने भी अपने सुझाव किए। पूरे कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। अजय कुमार सिंह ने बजट में निजी क्षेत्र के निवेशकों को भी सम्मानित करने को लेकर सुझाव मांगे, तो बजट को रोजगार से भी जोड़ने की बात कही। धनबाद चंद्रपुर रेल लाइन पर 5 वर्षों के बाद डीसी ट्रेन का परिचालन शुरू। धनबाद चंद्रपुर रेल लाइन पर 5 सालों के बाद डीसी ट्रेन का परिचालन बुधवार से शुरू हो गया। इस ट्रेन को गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी और बाघमारा विधायक ढूलू महतो ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। सांसद और विधायक ने कहा कि 26 जोड़ी ट्रेन इस लाइन पर बंद हुई थी। धीरे धीरे सभी ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। बुधवार को डीसी ट्रेन मिल गई। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को दोनों नेताओं ने धन्यवाद किया। विधायक ढुल्लू महतो ने कड़े लहजे में कहा कि डीसी रेल लाइन को आग से खतरा बताने वाले लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। यह भी कहा है कि केंद्र सरकार कतरासगढ़ स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यह काम शुरू हो गया है, इसलिए कोई बयानबाजी कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश ना की जाए। राज्य सरकार ने डीसी लाइन पर बंद ट्रेनों को चालू करने का कोई प्रयास नहीं किया। आईएएस अविनाश कुमार की पत्नी को ईडी का दूसरा समन। इस मामले में होगी पूछताछ। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने प्रीति कुमार को दूसरा समन भेज दिया है। प्रीति कुमार को अब ईडी ने समन कर 12 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि प्रीति कुमार झारखंड के वर्तमान आईएएस अविनाश कुमार की पत्नी हैं। अविनाश कुमार झारखंड सरकार में गृह विभाग में अवर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उनके पास गृह सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी है। ईडी प्रीति कुमार को इससे पहले भी समन भेज चुकी है। इससे पहले भेजे गए समन पर प्रीति कुमार को 3 जनवरी को हाजिर होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई थी। बता दें कि ईडी जो है प्रीति कुमार से जमीन घोटाला मामले में पूछताछ करना चाहती है। ईडी के सूत्रों के अनुसार जो है बर्लिन अस्पताल के कागजात को तैयार करने में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया था। जानकारी के मुताबिक जो प्रीति कुमार के नाम पर करीब 3 करोड़ की प्रॉपर्टी को खरीदा गया था, जिसकी खरीदारी अलग अलग तिथि पर की गई थी। बता दें कि जिस जमीन घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है वह प्रीति कुमार के नाम से पंजीकृत है। उसी जमीन पर बने बर्लिन अस्पताल में जब ईडी की टीम ने रेड किया था, तब जमीन से जुड़े कई जो है संदिग्ध दस्तावेज हाथ लगे थे। ईडी ने बड़गाई अंचल अधिकारी जो भानु प्रताप से जो है बर्लिन अस्पताल के अलावा कई अन्य प्रॉपर्टी की जो है डीड खतियान की कॉपी के साथ रिपोर्ट मांगी थी। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता का आगाज। राज्य में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से किया जा रहा है। खेल प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन पर्यटन सचिव मनोज कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में झारखंड राज्य के 4 जोन धनबाद, दुमका, चाईबासा और रांची जोन के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। फुटबॉल प्रतियोगिता स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग के लिए होगी। मौके पर उप निदेशक राजकिशोर खाखा और राजेश तिवारी आदि मौजूद थे। यूजीसी नेट परीक्षा में हुई अनियमितताओं का तत्काल समाधान हो। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूजीसी नेट परीक्षा की उत्तर कुंजी में हुई गड़बड़ियों को संज्ञान में लेते हुए इसमें सुधार की मांग की है। इसे लेकर यूजीसी को पत्र लिखा है। मांग की है कि आवेदन से लेकर परिणाम तक में होने वाली सभी अनियमितताओं को दूर किया जाए।
एबीवीपी का मानना है कि इस प्रकार की अनियमितताओं से छात्रों का समय और भविष्य दोनों ही संकट में आ जाते हैं। बता दें कि गत 5 जनवरी को एटीए द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की गई थी। कुछ विषयों में छात्रों द्वारा मिलान में 50% से भी अधिक उत्तर गलत पाए गए हैं। एबीवीपी ने कहा है कि इतने अधिक उत्तरों के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया जाना भी संभव नहीं है। इसके लिए छात्रों ने संस्थानों से संपर्क का प्रयास भी किया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। पहले भी यूजीसी नेट के आवेदन के समय भी तकनीकी समस्या आई थी। हजारों छात्र परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाए। एबीवीपी ने पत्र लिखकर इस प्रकार की गंभीर अनियमितताओं को तत्काल प्रभावी कदम उठाकर दूर करने की मांग की है। बिहार ही ठीक था, जल जंगल और जमीन के नाम पर लूटा झारखंड, लोबिन हेम्ब्रम बोले। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि जल जंगल और जमीन के नाम पर झारखंड में लूट मचा दी गई है। इससे बेहतर तो बिहार ही था। पाकुड़ के कालिदास मेमोरियल कॉलेज प्रांगण में आयोजित 23वें सोहराई पर्व कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि अलग झारखंड राज्य का जब से गठन हुआ तब से लेकर अब तक रघुवर दास को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री आदिवासी ही रहे, लेकिन आदिवासियों का भला नहीं हुआ। आदिवासी मूलवासी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर तो बिहार ही था। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि यदि आदिवासी समाज नहीं जागा तो भविष्य में म्यूजियम में फोटो लग जाएगी। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य की मौजूदा हालत देखकर ऐसा लगता है कि इससे पहले बिहार में थे, कम से कम आदिवासियों की जमीन नहीं छीनी जाती थी, कोई पलायन को भी मजबूर नहीं था। लोबिन हेम्ब्रम ने बेरोजगारी को लेकर भी हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना की। कहा कि प्रदेश के कई विभागों में लाखों पद खाली हैं, लेकिन सरकार नियुक्तियां नहीं कर रही है। युवा पीढ़ी बेरोजगार होकर घूम रही है।